अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा लेक्चर है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2। दूसरे चैप्टर में से पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा ये। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिन्हें लाइन ओ एम तक ए वेक्टर है हमारे पास और दूसरी लाइन ओ एन बी वेक्टर। दो लाइंस से इनको ज़ाहिर किया गया है। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने इन वेक्टर्स को जमा करना है। जमा भी किस तरह से करना है, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो तरीक़ाकार बताए गए हैं जिसके तहत हम वेक्टर्स की एडिशन कर सकते हैं। पहला हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा था। दूसरा आज हमने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर हम उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लें तो उनके तहत इनको किस तरह से ऐड किया जा सकता है, ये मेथड आज हमने देखना है। तो ज़ाहिरी सी बात है, अगर दो वेक्टर्स हैं उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं तो हमें वेक्टर के हेड से एक नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। लेट से यहाँ पर वेक्टर ए है हमारे पास, इसके हेड से हमने एक नॉर्मल ड्रा किया जो इस एक्स एक्सिस के ऊपर आकर टच करता है। अब इस वेक्टर के हमारे पास दो कंपोनेंट्स बनेंगे। कौन से दो कंपोनेंट्स हमारे पास बनेंगे? एक बनेगा इसका एक्स कंपोनेंट जिसे ए एक्स से हम जाहिर करेंगे और ये हमारे पास बराबर होगा ओ क्यू के। क्लियर? तो ये हमारे पास है ए एक्स, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। दूसरा इसका वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर जिसे ए वाई से जाहिर किया था हमने, और यहाँ पर गौर कीजिए ये बराबर है क्यू एम तक। ये कंपोनेंट हमारे पास ए वाई के। क्लियर? इसी तरह से बाय हेड टू टेल रूल, फर्स्ट वन वेक्टर के हेड से सेकंड वन वेक्टर की टेल को हमने मिलाना है। बी वेक्टर सेकंड है, इसकी टेल को फर्स्ट के हेड से मिला दिया और रिजल्टेंट अगर इनका हमने हासिल करना था तो फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से मिलाना था। हियर इज यही कुछ हमने किया हुआ है। बी वेक्टर ए की हेड से मिला दिया है हमने और रिजल्टेंट हमने इनका हासिल कर लिया है। अब अगर बी वेक्टर के हमने कंपोनेंट्स बनाने हैं तो उनके कंपोनेंट्स के लिए जहन में रखिएगा, इसी बी वेक्टर के हेड से हमने एक नॉर्मल ड्रा करना है जो कि इसी एक्स एक्सिस को टच करेगा। अब इस नॉर्मल के ड्रा करने की वजह से हमारे पास बी वेक्टर दो कंपोनेंट्स में तकसीम हो जाएगा। पहला एक्स कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर जिसे बी एक्स से जाहिर किया जाएगा, ये हमारे पास बराबर होगा एम एस के। यहाँ पर गौर कीजिए, एम से लेकर एस तक की ये जो लाइन है हमारे पास, ये बेसिकली तौर पर जाहिर कर रही है वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट को जिसे बी एक्स हम कह रहे हैं। दूसरा वाई कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर एस पी के बराबर, मतलब यहाँ एस से लेकर पी तक का हमारे पास ये बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट होगा। क्लियर? तो ये कंपोनेंट्स हमारे पास थे। पैरेलल शिफ्टिंग प्रिंसिपल से हमेशा याद रखिएगा, हमने दो रूल्स पढ़े थे। क्या थे हमारे पास कि अगर तो वेक्टर की डायरेक्शन ना बदले और वेक्टर की मैग्नीट्यूड ना बदले तो वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पैरेलल लेवल के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। तो इसी बुनियाद पर यहाँ पर थोड़ा सा हमने कुछ एजम्पशंस करनी है ताकि हम रिजल्टेंट के उन कंपोनेंट्स को हासिल कर सकें। वो कौन से हमारे पास कंपोनेंट हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अगर क्यू एम लाइन को चेक किया जाए, हेयर इज ये हमारे पास क्यू एम लाइन है। अगर इस क्यू एम को देखा जाए तो ये बिल्कुल बराबर है आर एस के, यहाँ आर से लेकर एस तक। क्यू एम लाइन की लेंथ भी बराबर है और एरो हेड भी आपको सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब वेक्टर की डायरेक्शन भी नहीं बदल रही, उसकी मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रही। अगर वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई फ़र्क ना आए तो हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग प्रिंसिपल से यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्यू एम ये जो लाइन है हमारे पास, ये इस आर एस लाइन के बराबर है और एरो हेड भी एक ही डायरेक्शन के अंदर है। अगर हमने इसे ए वाई कहा था तो जाहिरी सी बात है ये भी हमारे पास ए वाई के बराबर होगा। क्लियर? तो इस तरह दूसरा एम एस को अगर गौर किया जाए, यहाँ एम से लेकर एस तक की ये जो लाइन है और एरो हेड हमारे पास है जो बेसिकली तौर पर बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट था, अगर इसको देखें बराबर है हमारे पास क्यू आर।
बी एक्स के बराबर होगा। क्यों? एम एस हमारे पास है बी एक्स के, तो ये भी हमारे पास बी एक्स के बराबर होगा। क्लियर? तो इसके बाद अगर हमने रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हासिल करना हो, कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, यहाँ से गौर कीजिए। अगर ये हमारे पास रेड लाइन से जाहिर किया जाने वाला वेक्टर, जिसे ओ पी कहा जा रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर से अगर हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके हेड से एक नॉर्मल ड्रा करें एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसके हेड से एक नॉर्मल ड्रा करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। दो इसके कंपोनेंट्स हमारे पास बनेंगे। एक हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट बनेगा और इसका दूसरा वाई कंपोनेंट हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या इसका एक्स कंपोनेंट हासिल करना चाहेंगे, तो वो एक्स कंपोनेंट बेसिकली तौर पर ओ से लेकर आर तक हमें हासिल होता है। रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट ओ आर के बराबर होगा। अब ओ आर को चेक करें तो दो चीज़ों का मजमूआ है। ओ से लेकर क्यू तक की एक हमारे पास लेंथ है, और क्यू से लेकर आर तक हमारे पास दूसरी लेंथ है। मैं वेक्टर की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपको लाइंस की यहाँ पर बता रहा हूँ। ओ आर मजमूआ है किसका? ओ क्यू और क्यू आर का। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। ओ आर को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ओ क्यू और क्यू आर का आपस में मजमूआ है। आर एक्स को, जिसे हम कह रहे हैं हमारे पास ये बराबर है, ओ क्यू की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि ए एक्स के बराबर है, मतलब ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है हमारे पास। जबकि क्यू आर को अगर देखना चाहें तो क्यू आर हमने अभी कैलकुलेट किया हुआ है, ये हमारे पास बी एक्स के बराबर है। इन दोनों के यहाँ पर वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हमें हासिल हो रहा है, दोनों वेक्टर्स जो आकर ऐड हो रहे थे उनके एक्स कंपोनेंट का मजमूआ। जबकि दूसरी तरफ वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को अगर हमने हासिल करना है, ये है हमारे पास रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। अगर इसे ऑब्जर्व करें, ये आर पी के बराबर है। आर पी जो कि रिजल्टेंट वेक्टर का हमारे पास वाई कंपोनेंट है, ये बराबर है। अब गौर कीजिएगा, आर से लेकर एस तक और एस से लेकर पी तक, ये दो लेंस का मजमूआ है। अब यहाँ आर वाई, आर एस प्लस आर एस पी, ठीक है, आर एस प्लस एस पी। अब इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें। रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट हमारे पास बराबर होगा यहाँ से आर एस, ए वेक्टर का हमारे पास वाई कंपोनेंट है, एस पी बी वेक्टर का हमारे पास वाई कंपोनेंट है। तो इन दोनों को जमा करने से हमें रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट मिल रहा है। अगर रिजल्टेंट वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा बराबर होगा उसके एक्स कंपोनेंट और उसके वाई कंपोनेंट्स के मजमूए से। चूँकि हमने वेक्टर्स को किसी एक प्लेन के अंदर लिखा हुआ है, टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर, तो इसके दो ही कंपोनेंट्स होंगे जिनको हमने यहाँ पर प्लेस आउट किया हुआ है, आर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर। अगर रिजल्टेंट वेक्टर हमने हासिल करना है तो आर एक्स की ये वैल्यू जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में से कैलकुलेट की थी, ये हमने यहाँ पर रिप्लेस करनी है, और आर वाई की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2 में से थी वो यहाँ पर हमने रिप्लेस की हुई है, और इधर से जे यूनिट वेक्टर इसके साथ इस्तेमाल कर। अब थोड़ा सा एक क्रिटिकल पॉइंट सुन लीजिए। मैं यहाँ मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखता रहा हूँ, आखिर में यहाँ पर मैं वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, तो इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। हमारे जो फेडरल की बुक है उसके अंदर उसने इस तरह मैग्नीट्यूड फॉर्म नहीं बल्कि दो पैरेलल लाइंस इसके बाहर लगा दी थी, ठीक है, कोई गलत नहीं है, दोनों साइन ऑफ नोटेशन है। आप मैग्नीट्यूड को स्मॉल लेटर से भी जाहिर कर सकते हैं, आप मैग्नीट्यूड को वेक्टर फॉर्म लिखने के बाद उनके बाहर दो पैरेलल लाइंस लगाने से भी जाहिर कर सकते हैं। तो फेडरल की बुक के अंदर उसने वेक्टर लिखने के बाद बाहर पैरेलल लाइंस लगाई हुई हैं, जबकि पीटीबी के अंदर उसने मैग्नीट्यूड फॉर्म ही लिखी हुई है, जहाँ पर उसने पैरेलल लाइंस नहीं लगाई बल्कि उसने स्मॉल फेस लेटर से उसने इस्तेमाल किया हुआ है। जबकि बलूचिस्तान बोर्ड के अंदर उसने हमारे पास ये जो हम ए और बी वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, उसने इसे A1 A2 की फॉर्म में लिया हुआ है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, सारा प्रोसीजर सेम है, एक जैसा ही मेथडोलॉजी है, सिर्फ साइन ऑफ नोटेशन अलग अलग है। रिप्रेजेंटेशन एक ही क्वांटिटी की जा रही है,
लेकिन अपने अपने अंदाज के अंदर। तो आपने इससे कोई गलत ये नहीं लेना कि भाई यहाँ पर कुछ और है और हमारे यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, एक जैसा ही वहाँ पर लिखा गया है। रिजल्टेंट वेक्टर हमने हासिल करना है, तो यहाँ से अगर उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म को अटेन करना चाहेंगे, हासिल करना चाहेंगे, तो उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, जमा उसके वाई कंपोनेंट्स का स्क्वायर करना है और उसका अंडर रूट कर देना है। एक्स कंपोनेंट क्या थे, ए एक्स बी एक्स, जबकि उसके वाई कंपोनेंट क्या थे, ए वाई प्लस बी वाई। इनका स्क्वायर भी किया है और ऐड करने के बाद इनको अंडर रूट में लिख देना है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म हुआ करते थे। इसके बाद अगर रिजल्टेंट फैक्टर की डायरेक्शन को हमने फाइंड करना हो तो वो हमेशा मालूम की जाती है टैन थीटा से। और टैन थीटा आप अगर इसी ही डायग्राम के ऊपर चले आएँ कि रिजल्टेंट वेक्टर के लिए अगर हमने टैन थीटा निकालना हो तो टैन थीटा बराबर होगा आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर आपके पास है आर वाई और बेस आपके पास क्या है, आर एक्स। तो मैंने यहाँ पर वही वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आर एक्स डिवाइडेड बाई आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। थीटा फाइंड करना चाहेंगे तो टैन इनवर्स बनेगा आर वाई ओवर आर एक्स। आप इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं, इट्स ओके। अभी जो हमने कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखे थे, आर वाई की वैल्यू हमें हासिल होती थी वेक्टर ए की वाई वैल्यू प्लस और वेक्टर बी की वाई वैल्यू, मतलब अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर ए अलॉन्ग द वाई एक्सिस, फिर इसी तरह से अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर बी अलॉन्ग द वाई एक्सिस। दोनों का मजमुआ करने से हमें हासिल होता था आर वाई, रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट। इसी तरह से एक्स कंपोनेंट की सूरत के अंदर आप उसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें तो यूँ आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर के। अगर हमारे पास कोई दो कोप्लेनर वेक्टर्स ना हों, नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हमारे पास मौजूद हों और उनके कंपोनेंट्स की बुनियाद पर हम वेक्टर्स को अगर हासिल कर रहे हों, तो उस वक्त रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा याद रखिएगा। जितने भी नंबर ऑफ़ वेक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं उनके एक्स कंपोनेंट से हमें रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हासिल होगा और इसका स्क्वायर करना है, प्लस हमने उनके तमाम तर वाई कंपोनेंट्स, हर एक वेक्टर का जितने भी एन नंबर ऑफ़ वेक्टर्स वहाँ पर ऐड हो रहे हैं उनके वाई कंपोनेंट्स का मजमुआ करेंगे, स्क्वायर करने के बाद ऐड किया और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारे पास जितने एन नंबर ऑफ़ वेक्टर्स मौजूद हों तो उनका रिजल्टेंट फाइंड किया जा सकता है। इसी तरह से अगर आप थीटा फाइंड करना चाहेंगे तो एन नंबर ऑफ़ वेक्टर्स के लिए आप इसको लिखना चाहें तो डॉट डॉट कर दीजिएगा, ए वाई बी वाई आपके पास सी वाई डी वाई अप टू सो ऑन, डिवाइडेड बाय आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स अप टू सो ऑन। तो थीटा टैन इनवर्स ऑफ नंबर ऑफ़ एन वेक्टर्स के लिए आप उसको यहाँ खुद से लिख सकते हैं। ये था हमारे पास वो लॉन्ग क्वेश्चन, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बहुत आसान है, इजी है। मैक्सिमम अक्सर बच्चे इसको अंडरस्टैंड नहीं करते। वो अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका गलत कहाँ पर होता है, वो यहाँ होता है पैरेलल शिफ्टिंग प्रिंसिपल के ऊपर। अक्सर बच्चे ये जज ही नहीं कर पाते कि हमने किन किन चीज़ों को एसोसिएट करना है। आपने सिंपलर इतना जहन में रखना है कि हमने चूँकि रिजल्टेंट वेक्टर को ही यहाँ पर हासिल करना है, उसके एक्स कंपोनेंट को, तो आपको इन लाइंस का प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमारे पास ये वेक्टर किस तरह का बन रहा है, ये वेक्टर इसकी वैल्यू क्या कुछ है। अगर हमने रिजल्टेंट वेक्टर के वाई कंपोनेंट को हासिल करना है तो हमें प्रॉपर इन लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर चूँकि हम वेक्टर्स को जब रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये ट्रायंगल लेवल आता है और इधर से हमारे पास ये ट्रायंगल आ रही होती है, तो अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम फर्दर ये जो लाइंस हैं रिमेनिंग, इसे ये इसको किस तरह से कैलकुलेट करें। तो उसके लिए हमेशा याद रखिएगा, सिंपल सा रूल है कि अगर वेक्टर की डायरेक्शन ना बदले और उसकी मैग्नीट्यूड ना बदले तो वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इसे आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, उसे इस तरफ शिफ्ट किया जा सकता है, ये इसके वर्टिकल कंपोनेंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉइंट होता है जो बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड करता है। ठीक है, इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल। एक एंगल फाई जो कि बेसिकली तौर पर रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा होता है किसी भी नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ। अगर उस एंगल की डिटर्मिनेशन हमने करनी हो, उसे मालूम करना हो, निकालना हो, तो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स। इसका सहल अंदाज आसान हमारे पास तरीक़ाकार है क्या। पहले तो जहन में रखिएगा, फाई हमेशा
वो एंगल होता है जो कि कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर किसी नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। ठीक है। इसके बाद कंपोनेंट आपको बता दिए जाए तो आप एंगल बता सकते हैं और क्वाड्रेंट बता सकते हैं। इसके अंदर से काफ़ी सारे एमसीक्यूज बोर्ड्स के अंदर पूछी गई हैं, तो आपने थोड़ा सा ध्यान में रहना है। अगर तो कंपोनेंट बता दे और वो आपसे एंगल भी पूछ ले और आपसे ये पूछे कि किस क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई कर रहे हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। यहाँ देखिए, अगर हमारे पास आर एक्स पॉजिटिव हो, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट अगर हमारे पास पॉजिटिव हो और रिजल्टेंट वेक्टर का हमारे पास आर वाई कंपोनेंट वो भी पॉजिटिव हो, क्या मतलब, अगर वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास पॉजिटिव हों, उस वक्त याद रखिएगा हमेशा एंगल जो थीटा है वो फाई के बराबर होगा। एंगल थीटा फाई के बराबर होगा और रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। कैसे, यहाँ गौर कीजिए। हियर इज, हमने कोई 2 डायमेंशनल प्लेन यहाँ पर कंसिडर की हुई है, एक्स वाई प्लेन। इसके अंदर कोई वेक्टर हमारे पास ए प्लेस किया गया है जो कि एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाई बना रहा है। चूंकि हमारे पास, गौर कीजिए, अगर इस वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाए जाएं तो 2 कंपोनेंट हमारे पास बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास 2 कंपोनेंट बनाएगा। एक कंपोनेंट इसका ये होगा और दूसरा कंपोनेंट ये। अगर दोनों कंपोनेंट को गौर किया जाए, जो भी इसका ये x अगर वेक्टर a था तो ये हमारे पास ax, ठीक है, और ये हमारे पास ay। दोनों के दोनों कंपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव हैं। अगर दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव हों, वेक्टर किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, थीटा फाई के बराबर होता है। तो तीनों चारों चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इसके बाद हमारे पास अगर आर एक्स, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट हमारे पास नेगेटिव हो और आर वाई पॉजिटिव हो, रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव हो, उस वक्त ध्यान रखिएगा थीटा हमेशा 180 माइनस फाई के बराबर होगा। थीटा वो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री में से फाई को माइनस करने से आपको हासिल होगा। और रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हमेशा याद रखिएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। कैसे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, यहाँ आ जाए। हमारे पास वही 2 डायमेंशनल प्लेन है, हमने एक वेक्टर ए को इसके अंदर प्लेन किया हुआ है। अब इस वेक्टर के लिए गौर करें, जब हम इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं, यहाँ पर इसके कंपोनेंट से हमें पता चलता है कि ये है हमारे पास आर वाई, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव है, जबकि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर देखें तो हमारे पास ये नेगेटिव है क्योंकि एक्स प्राइम की डायरेक्शन में आ रहा है। यही कंडीशन यहाँ पर लिखी गई थी। अगर रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास नेगेटिव हो और उसी रिजल्टेंट वेक्टर का हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव हो, तो एंगल, यहाँ से गौर कीजिए, आपके पास ये टोटल एंगल बनता है 180 डिग्री। और ये एंगल अगर किसी नियरेस्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फाई हो तो यहाँ से रिलेशनशिप देखें, टोटल है यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री। इसमें से ये जो स्मॉलर एंगल है ये बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, वो हमारे पास है फाई। तो थीटा बेसिकली तौर पर हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा, 180 में से हमें फाई को माइनस करना पड़ेगा। थीटा रिजल्टेंट वेक्टर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है उसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो जहन में रखिएगा टोटल बनता था यहाँ तक, देखिए पहले क्वाड्रेंट में 90, फिर दूसरे में 180 हो जाता है। 180 में से ये फाई कैलकुलेट करेंगे तो वो थीटा एंगल हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, जाहिर सी बात है ये फर्स्ट ये सेकंड क्वाड्रेंट इसके अंदर लाई करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। तीसरी टर्म कंडीशन हमारे पास आती है कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव हो और रिजल्टेंट वेक्टर का हमारे पास वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव हो, तो उस वक्त जहन में रखिएगा थीटा वो एंगल जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमारा कोई रिजल्टेंट वेक्टर बनाता है वो 180 प्लस फाई के बराबर होगा। और वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर बना रहे थे हम, वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। यहाँ हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लेन है, हमने कोई एक वेक्टर
और रिजल्टेंट वेक्टर कंसीडर किया हुआ है यहाँ पर। फर्ज कर लें अगर इसके कंपोनेंट्स बनाए जाएं तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, इसके दो कंपोनेंट्स ये बनेंगे। एक कंपोनेंट हमारे पास ये होगा, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर होगा। एक कंपोनेंट ये है, दूसरा ये है आर एक्स और ये है हमारे पास आर वाई। अगर इसके दोनों कंपोनेंट्स को गौर करें, एक्स जो इसका कंपोनेंट बन रहा है वो एक्स प्राइम की डायरेक्शन में है, एक्स प्राइम मतलब कि नेगेटिव है। वर्टिकल कंपोनेंट को अगर देखा जाए तो वाई प्राइम की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ से देखें थीटा हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा। टोटल एंगल यहाँ पर देखें, पहले दो क्वाड्रेंट का हमारे पास था 180 डिग्री, 180 में कुछ ना कुछ फाई नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल जो बना रहा है वो है फाई। 180 में फाई जमा करेंगे तब हमारे पास थीटा कैलकुलेट होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा याद रखिए यहाँ से इसका एक कंपोनेंट ये भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। फोर्थ वन केस हमारे पास आता है कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर इसके आर एक्स कंपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव हो, आर वाई वो भी हमारे पास नेगेटिव हो, तो उस केस के अंदर रिलेशनशिप हमारे पास क्या बनेगा, हमेशा याद रखिएगा थीटा 360 डिग्री नफी फाई के बराबर होगा। और रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ये तीनों चीज़ें आपने जहन में रखनी है। हमारे पास ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है आर जो कि नियरेस्ट किसी एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। अब इस आर के अगर दो कंपोनेंट्स बनाए जाएं तो इसके हेड से आपको एक नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसके दो कंपोनेंट्स हमारे पास बनेंगे, एक कंपोनेंट हमारे पास ये है और दूसरा कंपोनेंट इसका हमारे पास ये है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट आर एक्स यहाँ मौजूद होगा, जबकि हमारे पास जो वर्टिकल इसका कंपोनेंट होगा वो आर वाई यहाँ मौजूद होगा। अब गौर करें, हॉरिजेंटल कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो इसका मतलब आर एक्स पॉजिटिव रहेगा हमारे पास, जबकि इसके वर्टिकल कंपोनेंट को देखें तो वाई प्राइम इसकी डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव रहेगा। अब थीटा कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए हमारे पास एंगल होता है 360 डिग्री। अब कुछ ना कुछ एंगल ये फाई बना रहा है 360 से पहले, तो 360 में से ये फाई कैलकुलेट करेंगे तो ये ब्लैक से जो मैंने जाहिर किया हुआ है वो थीटा बन जाएगा आपके पास। पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए 360 डिग्री, वो किसी नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो हमने अगर थीटा को कैलकुलेट करना है तो 360 में से फाई माइनस कर देंगे तो ये रिलेशनशिप हमारे पास बन जाएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। इसके बाद इसी टॉपिक में से एक छोटा सा वो शॉर्ट क्वेश्चन बनाता है, स्टेप्स टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर बाय इट्स कंपोनेंट्स। स्टेप्स टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर from its components, वो स्टेप्स हमारे पास क्या हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए। देखिए इसी ही टॉपिक के अंदर हमने पहले क्या किया, हमने जो भी वेक्टर्स ऐड अप हो रहे थे उनके कंपोनेंट्स बनाए हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, रिजॉल्व द गिवन वेक्टर इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहला स्टेप, रिजॉल्व द vectors into their components। पहला काम हमारे पास ये था। दूसरा स्टेप हमने क्या किया है, क्या हमने रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को फाइंड किया था और रिजल्टेंट वेक्टर के वाई कंपोनेंट्स को फाइंड किया था। और ये हमें हासिल कैसे हुआ था, अगर रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को देखा जाए तो ये जितने भी वेक्टर्स ऐड हो रहे थे यहाँ पर, चूँकि हमने दो वेक्टर्स कंसीडर किए हुए थे तो उनके एक्स कंपोनेंट को ऐड करने से हमें हासिल हुआ था। तो दूसरा स्टेप, टू गेट द रिजल्टेंट, गेट द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट add the
x कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर्स। ठीक है, इसी तरह से हमने y कंपोनेंट्स हासिल किए थे। टू गेट द y कंपोनेंट ऑफ resultant vector then add the all y components of given vector। थर्ड वन, लास्ट वन, हमारे पास कौन सा स्टेप होगा कि जब रिजल्टेंट वेक्टर के x और y कंपोनेंट्स हमें मिल गए थे, हमने उनको ऐड करके हमने रिजल्टेंट वेक्टर बना लिया था, वो हमारे पास लास्ट वन स्टेप आता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस टॉपिक में से जो मेजर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और इसके बाद यहाँ से कि अगर हमने एंगल मालूम करना हो तो किस तरह से इसको डिटरमाइन किया जाएगा। इसमें से MCQs भी हमारी काफ़ी सारी बनती हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। बाकी ये सारा टॉपिक हमारे पास n वेक्टर्स तक ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।